हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सीटेट दिसंबर की नोटिफिकेशन आ चुका है, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर का पेपर 2019 में जो हुआ था। तो एक एक वीडियोस के माध्यम से आपको सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर होंगे सारे प्रोवाइड करवाए जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक की बाल विकास के क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि जो है वो कौन सी है? तो ये है ऑप्शन 2, प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो ऑप्शन दूसरा, लेव वाइगोस्की। अगला है, जिक्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोस्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन ए, व्यक्तिगत वार्ता। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा चौथा, पाण या ढांचा। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? तो दूसरा हो जाएगा संरक्षण कक्षा समावेशन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? तो ऑप्शन ए, स्कीमा। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो ये होना चाहिए ऑप्शन दूसरा वाला, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? तो चौथा हो जाएगा, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? इसका हो जाएगा ऑप्शन एक, सृजनात्मक विचारक। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका हो जाएगा चौथा वाला, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को, ऑप्शन तीसरा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या हैं? तो तीसरा हो जाएगा धारा प्रभाव पढ़ने की अक्षमता। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में किस पर आधारित है?
तो तीसरा हो जाएगा अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। चौथा हो जाएगा अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा आपका प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? तो दूसरा हो जाएगा बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से खालिस्तान हैं। तो तीसरा हो जाएगा सन्निहित। अगला क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा चौथा अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो ऑप्शन एक अवधारणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका हो जाएगा चौथा अधिगम में बच्चों की स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? तो दूसरा हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण और तीसरा हो जाएगा सतत एवं समग्र मूल्यांकन। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? तो इसका हो जाएगा चौथा अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला है एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो चौथा हो जाएगा बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? तो ऑप्शन एक शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो चौथा हो जाएगा विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा चौथा। वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन चौथा आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो इसका हो जाएगा तीसरा विद्यालय एवं मीडिया। लोग मैथ ग्रुप से हैं और मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये देखिए आगे के मैथ के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है कक्षा 2 के छात्रों को 44 लिखने के लिए कहा गया, तो कुछ ने 404 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? तो ऑप्शन दूसरा उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम समझाएंगे। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण का परिचय देने का मुख्य प्रयोजन है। तो ऑप्शन एक वाला पहला और तीसरा। पहला है त्रिविम विचार क्षमता को प्रोत्साहन देना। तीसरा है विषय को सरल और रुचिकर बनाना। अगला देख लेते हैं एनसीएफ राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? तो ऑप्शन चौथा अनुपात। सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों अथवा शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है
कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। तो इसका हो जाएगा दूसरा। तो कौन कौन से हो सकते हैं? ग्राफ पेपर और चौथा टाइल। निम्न में से गणित में उपलब्धि कम होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका हो सकता है चौथा, व्यक्ति की स्वाभाविक क्षमता। अगला है, यह समझाने के लिए कि 1/4, 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना सबसे अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन दूसरा, कागज़ की पट्टियों का प्रयोग। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजना का निम्नलिखित में से कौन सा अति महत्वपूर्ण पहलू है? तो तीसरा वाला हो जाएगा, विद्यार्थियों को अवसर देना कि वे संकल्पनाओं की संरचना करें। निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक या रचनावादी गणितीय कक्षा कक्ष का लक्षण नहीं माना जा सकता है? तो तीसरा है, प्राथमिक स्तर पर आकलन के लिए विषय परक प्रकार की परीक्षा का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से कथन की सहमति गणित के संरचनात्मक या रचनावादी दृष्टिकोण से की जा सकती है? तो चौथा हो जाएगा, मान सदर्शन गणित का महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बच्चों में त्रिविम समझ को विकसित करने के लिए अधिक उपयुक्त है? तो ऑप्शन एक, बोतल के ऊपरी दृश्य को चित्रित करना। अगला क्वेश्चन है, गणित के अधिगम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शन एक, गणित में उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रतिभा स्वाभाविक होती है। तो ये सही नहीं है। बाकी के 3 सही हैं। अध्यापक के सीखने वालों के प्रति विचारों का अधिगम परिणामों पर प्रभावशाली असर होता है। तीसरा है, विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि का गणित के निष्पादन पर असर होता है। और तीसरा है, चौथा है लास्ट वाला, विद्यालय में दिए जाने वाले निर्देशों की भाषा का असर बच्चे के गणित के प्रदर्शन पर हो सकता है। निम्नलिखित शाब्दिक समस्या के प्रकार को पहचानिए। मेरे पास 6 पेंसिल हैं, मनीष के पास मेरे से 2 अधिक हैं। मनीष के पास कितनी पेंसिल हैं? तो इसका हो जाएगा तुलनात्मक जमा। हिंदू अरबी गणना प्रणाली के अनुसार प्रणाली के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसका हो जाएगा तीसरा, इसमें आधार 2 की प्रणाली का पालन किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर ज्यामिति के अध्यापन के लिए वांछनीय प्रक्रिया पहचानिए। तो इसका हो जाएगा तीसरा, बच्चों को प्रचुर अवसर दिए जाने चाहिए कि वे दिक् स्थान की अंतर्दर्शी समझ को विकसित कर सकें। निम्नलिखित में से क्या गणितीय तर्कणा का सूचक है? तो ऑप्शन दूसरा, गणितीय प्रक्रिया की तर्क संगतता देने की क्षमता। अब देखिए आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? ऑप्शन चौथा, कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए अब हम लोग कर रहे हैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? तो चौथा, गाजर, चुकंदर और मूली। अगला है, रेगिस्तानी ओक एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन दूसरा, ऑस्ट्रेलिया में। निपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका हो जाएगा देखिए पहला वाला, ए और बी। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और बी है, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन चौथा, गुजरात। उच्च ज्वर,
या तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है वह है। ऑप्शन दूसरा मलेरिया। चेराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ये हो जाएगा मिजोरम। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? तो ऑप्शन चौथा आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसका हो जाएगा चौथा पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो दूसरा हो जाएगा पर्यावरण शिक्षा सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो इसका हो जाएगा दूसरा 1 व 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि ऑप्शन तीसरा पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो तीसरा हो जाएगा जानवर। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो पहला हो जाएगा विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा ए, बी और सी। बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो ऑप्शन दूसरा ए और बी, वृत्तांत और कहानियाँ। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन चौथा ए, बी और सी, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है क्योंकि। तो इसका हो जाएगा तीसरा वाला समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। ऑप्शन बी तो हो गया, देखिए बी और सी। और चौथा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है? तो तीसरा हो जाएगा ए और बी और सी, परिवार के सदस्य, बी है समुदाय के सदस्य, सी है समाचार पत्र। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? तो चौथा हो जाएगा ज्ञात से अज्ञात। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो चौथा हो जाएगा वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? पहला हो जाएगा बच्चों के उत्तरों को सही या गलत रूप में आंकना। अगला है कक्षा 5 की एक शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक। तीसरा हो जाएगा बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरे से भिन्न है? दिया हुआ है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। तो ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कौवा।
सुमेलित करना है सूची 1 में शहर, राज्य हैं और सूची 2 में अत्यधिक पसंद का भोजन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 5 1 2 3। 5 1 2 3 लिख लेते हैं। 5 1 2 3। पहला देखिए हांगकांग। हांगकांग के लिए हो जाएगा 5वां पकाया हुआ सांप। और केरल के लिए क्या हो जाएगा पहले से किसी भी करी के साथ उबला ट्रैपिओका। और कश्मीर के लिए क्या हो जाएगा सरसों के तेल में बनी मछली। और चौथा है गोवा। गोवा का हो जाएगा नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली। अगला कर लेते हैं क्वेश्चन। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो ये हो जाएगा मैना। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करना है। तो ऑप्शन तीसरा ए और सी। ए है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिसकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। और सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है कोड के माध्यम से। इसका हो जाएगा आपका तीसरा 3 4 1। पहले 3 फिर 4 फिर 1। पहला तीसरा वाला देख लेते हैं। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। दूसरा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। और पहला है हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।